माननीय नेता प्रतिपक्ष। मैं अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने बजट 2023-2024 पे बोलने का मौका दिया है। सरकार का ये 7वां बजट है और सदन में जब कभी भी बजट पेश होता है, सरकार यही कहती है कि सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट सरकार पेश कर रही है। पहले भी कई बजट पेश किए हैं सरकार ने, और इतने बजट पेश करने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है कई पैरामीटर्स में अभी सुधरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में 2 संस्थाओं के जो उत्तर प्रदेश के मानक हैं, डेटा आया, वो मैंने पेश किया था। सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। मैं अपने बजट के भाषण को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट 2020-21 की है, उसमें वहां यूपी की रैंकिंग क्या है, मैं जरूर रखना चाहूंगा। 2023-24 का बजट दिशाहीन बजट है, जिसमें न वर्तमान की समस्याओं को सुलझाव है, न भविष्य का रास्ता। और सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, ये किसानों को वादा किया कि आय दोगुनी होगी, न किसान की आय दोगुनी का कोई भविष्य दिखता है, न रोजगार है, न उसका विचार दिखाई दे रहा है। और इससे जो सपना दिखाया जा रहा है पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये सरकार अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रही है, तो सरकार को नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य 2020-21 की रिपोर्ट है और यूपी कहां स्टैंड करता है, वो जरूर देखना चाहिए। और तब अध्यक्ष महोदय जरूर देखना चाहिए कि एक बार दिन रात चला करके विधानसभा ये साबित करने की कोशिश की कि जो यूएन के गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स, उन पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी। अगर उस समय सरकार ने जो दिन रात जगा करके माननीय सदस्यों को इसी सदन में बहस की थी, अगर सही मायने में उन चीजों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता, तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता। उनका पहला मानक नो पॉवर्टी, 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से 4थे नंबर पर है। और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं, ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। 0 हंगर, भूखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से 2रे नंबर पे है। क्वालिटी एजुकेशन 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वलिटी 28 राज्यों की सूची, उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम 14वें नंबर पर स्थान रखते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश 21वें नंबर में है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी, 28 राज्यों की सूची में प्रदेश अंतिम पायदान पर है।
यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में 14वें नंबर पर हैं हम। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में हम 9वें स्थान पर हैं, क्योंकि गंगा साफ। और एक बार सरकार के ही एक मंत्री उस समय के रहे होंगे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, कृत्रिम बारिश। क्लाइमेट एक्शन में हम 28 राज्यों की सूची में हम 5वें पायदान पर हैं। लाइफ बिलो वाटर, वित्त मंत्री जी हो सकता है कुछ और सोच रहे हो। लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन है ही नहीं, सीमा ही नहीं लगती, इसलिए पैरामीटर की दिक्कत नहीं, लिखना नहीं चाहिए वाला है ही नहीं आपका। आप लिख रहे थे कुछ, इसलिए मैंने पढ़ दिया ये। लाइफ ऑन लैंड 20वें नंबर पर। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हम 8वें नंबर पे हैं। जब नीति आयोग के ये आंकड़े बताते हों, 6 बजट आपने पेश किए हों, 7वां बजट आपका है, तो हम कहां खड़े हैं इसके बारे में सरकार को जरूर बताना चाहिए कि आखिरकार हम इन पैरामीटर्स में कैसे बेटर होंगे। मैं नीति आयोग की रिपोर्ट और जो उस दिन मैंने डेटा पढ़ा था उसकी रिपोर्ट, इंडिया टुडे में मैं तीनों रिपोर्ट टेबल, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से टेबल करना चाहता हूं। फिर सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, और उन्होंने सपना देखा कि इस बार 33 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं, और उन्होंने 19,000 के लगभग एमओयू किए हैं। ये तस्वीर मेरे हाथ में जो आई है अध्यक्ष महोदय, वो सबने देखी होगी। हालांकि तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बड़ा मामला इसलिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये टीवी पर चली, सोशल मीडिया पर चली, अखबारों में छपी, और न जाने कितना इसके लिए खर्च किया गया होगा। गमलों पे तो खर्च हुआ ही हुआ था, सफाई पे खर्च हुआ था। आज एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि जहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई है, और जितने गमले, जितना कुछ सजावट थी, वो सब समाप्त हो चुकी है, सब खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हवा में 19,000 एमओयू दिखाए गए थे और 33 लाख हवा में दिखाए गए थे, ये सब का सब इन्वेस्टमेंट हवा में ही दिखाई दे रहा है। सरकार, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार, बगल में नेता सदन, ये मानते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर लेंगे। हम विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा पहला प्रश्न यही है कि जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है, उसमें हमें क्या जीडीपी चाहिए होगी, हमारी ग्रोथ क्या हो। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में 21-22 में उन्होंने कहा कि 16.8 हमारी ग्रोथ रेट है करंट प्राइस पर। हाँ? 4 है शायद। ना, जो बजट स्पीच में है, जो बजट स्पीच में है, और जो एवरेज है, जो 17-18 और 21-22 की एवरेज ग्रोथ रेट है, वो 7.8% है। ये सरकार का डेटा बताता है। और मुझे खुशी इस बात की, ये बताते हुए और वही मिनिस्ट्री के डेटा को बताते हुए कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय की जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थी,
वो 12.25% थी, उससे 5% कम है। आपकी एवरेज ग्रोथ रेट 5% कम है। और फिर कहते हैं कि हम 19% तक 23-24 में लेकर के जाएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिरकार नेता सदन से कि इसकी सोर्स क्या है। हमसे तो हर चीज की सोर्स पूछी जाती है, कम से कम 19% कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए आपके सोर्स क्या है। और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने के लिए जो आपका लक्ष्य है 26-27 में, उसके लिए मैं समझता हूं आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। 34% की ग्रोथ रेट कैसे संभव है? जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है 6 साल का, वो आपको कहां पर ले जा रहा है ग्रोथ रेट? और अगले 4 साल में क्या उम्मीद उत्तर प्रदेश कर सकता है? मैं तो बधाई दूंगा और जो सहयोग आप चाहें 34% हासिल करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं तो अध्यक्ष महोदय कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को अपना जो इकोनॉमिक एडवाइजर होगा कोई उनका, उसको बदल देना चाहिए। और अगर आपको कोई गुमराह करे, इकोनॉमिक एडवाइजर आपको गुमराह करे, जो आपको सही सच्चाई न बताता हो, उस आर्थिक सलाहकार का आप क्या करोगे? नेता सदन जरूर बताएं कि 34% आप हासिल कैसे करेंगे। और मैं अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम समाजवादियों का घोषणा पत्र ले लें, ये 34% हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको हासिल करने के लिए बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी। बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है अध्यक्ष महोदय। हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। मैं अध्यक्ष जी आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि बुद्धि का बस इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एक संस्था को हायर किया गया है केवल मुख्यमंत्री जी को, सरकार को झूठ बताने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए। झूठ इज अनपार्लियामेंट्री। 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए। जो आपने सच नहीं बोला कि हम 34% हासिल कैसे करेंगे, उस 34% को साबित करने के लिए आप 200 करोड़ एक कंपनी को दे रहे हैं। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आप 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि जो 6 साल में नहीं कर पाए उन्हें 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके आर्थिक सलाहकार फेल, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव अधिकारी फेल, आपका प्लानिंग कमीशन फेल, आपका वित्त विभाग फेल। 200 करोड़ देकर के डिलॉयट कंपनी से आप सुझाव लेंगे? आपकी सदियों बनी हुई संस्थाएं आपने धक्का मार दिया उसको। और फिर सरकार कहती है कि 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जिस तरह गन्ने में गुमराह करते हैं, हम सदस्य जितने भी विपक्षी है वो ये पूछते हैं कि बकाया कितना है। सरकार कहती है हमने इतना पे कर दिया है। हम सभी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं सरकार से कि बकाया क्या क्या है। कहते हैं हमने तो इतने लाख पे कर दिया। इसी तरह आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2%। ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं हो सकता, रोजगार का और नौकरी का डेटा नहीं हो सकता अनएम्प्लॉयमेंट। अगर सच्चा आंकड़ा सरकार को बताना है तो एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है सरकार की? और अगर ये बात 4.2% की है, या हमारे सदस्य जितने भी लोग हैं अपने क्षेत्र में जाते होंगे
तो क्या उन्हें रोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं? रोजगार नहीं है उनके क्षेत्र में क्या? सबको नौकरी मिल गई, सबको नौकरी मिल गई। इसलिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए और जो विभागों में खाली पड़ी हैं नौकरियां वो कब सरकार भरेगी। और अगर सरकार बताती है, जो मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं सीएमआई का ही है, कोई हमारा साथी माननीय सदस्य बता रहा था ये आंकड़ा कहां का है, उसी का आंकड़ा देख लीजिए। क्या एम्प्लॉयमेंट रेट जो पिछली सरकार में था, समाजवादियों की सरकार में था, उससे आप नीचे गए हैं कि नहीं गए हैं? अगर हम सीएमईआई का ही डेटा देखें, अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अगर हम डेटा देखेंगे तो 17 से और 22 के बीच में आपके यहां गिरावट हुई है। लोग हताश होकर के बैठ गए, नौजवान निराश होकर के बैठ गया, और इतनी नाउम्मीदी कभी नहीं थी जितनी नाउम्मीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। लोग नौकरी और रोजगार की तरफ नहीं जा रहे। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर सीमा की सुरक्षा पर आपको नौजवान को भेजना है, जिसे वर्दी पहन करके सम्मान की बात हो, उसे परमानेंट नौकरी चाहिए, पुरानी नौकरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। सरकार जहां सपने दिखा रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोगों का स्वागत कर रही है अध्यक्ष महोदय, वही एमएसएमईज का क्या दोष है जो सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है? इन्वेस्टमेंट मीट में आए, बड़ी खातिरदारी हुई, कूपन को लेकर के कूपन बांटे गए। जब इन्वेस्टर्स लंच के लिए कम पड़ गए तो कूपन फ्री बंटे, जिसको टाई पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके और कूपन हासिल करके लंच कर ले। ये स्थिति थी। जो एमएसएमई है, उसके लिए क्या किया? ये बड़े उद्योगपति तो पहले भी आए थे, आखिरकार जो एमएसएमईज के लिए होना चाहिए था, सरकार ने क्या किया? और सरकार बता रही है कि न जाने कितनी कारखाने लग गए हैं, कितना फाइनेंस हो गया है, न उनको बैंक फाइनेंस दे रही है। और सरकार बताए कि अगर एमएसएमई बहुत लगी है इनकी सरकार में, तो आखिरकार बिजली का कनेक्शन कितना लिया है उन्होंने? केवल डेटा पे बता देना कि इन्होंने एमओयू कर लिया, ये सच्चाई से दूर होगा जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं बताया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पाएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है? हमारी नेशनल से भी नीचे बिलो जा रही है एग्रीकल्चर। और कम से कम जो फसलें पैदा हों उनकी एमएसपी तो सरकार दे। क्या सरकार ने एमएसपी दी है? और अभी जितने भी हमारे माननीय सदस्य होंगे वो जानते होंगे, आलू की फसल चौपट हो गई है। किसान को जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो बजट में कहा गया कि उनके लिए, इनके घोषणा पत्र में कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए से रखे जा रहे हैं कुछ फसलों खरीदने के लिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जो पोटैटो बेल्ट है, आज तक सरकार ने कितनी खरीद की है आलू की? ये सरकार कम से कम आंकड़े हम लोगों के पास रख दे। ओडीओपी बहुत फेमस, सरकार ने पूरा का पूरा प्रचार ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक लंबी सूची है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। हर डिस्ट्रिक्ट का सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि वहां पर कितना बजट दिया जाएगा, कितना ओडीओपी में काम हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने भी सदस्य हैं, पूरे प्रदेश के बैठे हुए सदस्य हैं, आगरा में लेदर प्रोडक्ट के लिए क्या बजट था? अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर के लिए कितना बजट दिया गया? अंबेडकर नगर हमारे बुनकरों का
भरा पड़ा है बुनकर। जो सुविधाएं समाजवादी सरकार में मिलती थी वो सभी सुविधाएं छीन ली गई। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहा गया कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा देंगे। सरकार बताए कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है। औरैया में फूड प्रोसेसिंग, और फूड प्रोसेसिंग में देसी घी। हमारे माननीय सदस्य बैठे होंगे, बताओ देसी घी के लिए बजट क्या दिया गया। अयोध्या में जैगरी, क्या बजट दिया आपने जैगरी के लिए। बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग, कितना बजट दिया गया फूड प्रोसेसिंग के लिए। भदोई कारपेट दरी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादी सरकार में बना था। उसके अलावा सरकार ने क्या दिया वहां पर। फिरोजाबाद में ग्लासवेयर के लिए बजट क्या था। हमीरपुर के लिए शूज के लिए बजट क्या था। बांदा के लिए बजट क्या था। झांसी का सॉफ्ट टॉयज बजट क्या दिया आपने। कन्नौज में परफ्यूम, इत्र, अतर, पता नहीं खुशबू से क्या नफरत है सरकार को। कौन नफरत है खुशबू से इनको। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि छापा पड़ गया, मुझे अच्छा लगा कि पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय, जिस पे छापा पड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी का था। अरे अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा अध्यक्ष जी से मिल ले चुपचाप, क्योंकि कानपुर के जिस उद्योगपति पे छापा मारा गया था उससे समाजवादियों का कोई रिश्ता नहीं था। क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में था, समाजवादी लोग कैसे बदनाम हों, समाजवादियों पे कैसे आरोप लगे, इसलिए वो छापा मारा गया। और गलती डिजिटल इंडिया की थी, क्योंकि जिसने इत्र का और परफ्यूम का लॉन्च किया था उसका नाम भी पी जैन है, वो भी कन्नौज का रहने वाला है, वो भी उसी मोहल्ले का है, उसका भी कारोबार कानपुर में है, मुंबई में है। पता नहीं कंप्यूटर में क्या दिखाई दिया डिजिटल इंडिया में कि जिसके यहां छापा मारना था उसके यहां छापा नहीं मारा। अध्यक्ष महोदय, अपने यहां ही जो काम करता है, जो बीजेपी का समर्थक था, उसके यहां छापा मार दिया। और अपनी खीज मिटाने के लिए इन्होंने फिर दोबारा उसके ऊपर छापा मारा। ये तो छापामार सरकार है, और ये कोई नई चीज नहीं है। जो दिल्ली में रहता है वही छापा मारता है। पहले भी सरकारें थी और ये भी सरकार है। कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से कुछ अच्छा सीखा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी छापा मारती थी। बीजेपी ने कम से कम कांग्रेस के रास्ते पे चलने का काम किया है। बीजेपी ने अब बहुत नए नए विधायक जीते हैं, माननीय सदस्य जीते हैं, इनको पुराना इतिहास कांग्रेस का पढ़ना चाहिए। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बजट क्या था। तो ये आखिरकार ओडीओपी का प्रचार क्यों है इतना, जब आप बजट नहीं दे रहे हैं उसके लिए। और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एमओयू किए हैं, उसकी सच्चाई कब तक जानेगा उत्तर प्रदेश। इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। अध्यक्ष महोदय, देश के सब उद्योगपति वो आए जो दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट में आए, लेकिन अध्यक्ष महोदय एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र उद्योगपति नहीं आए। कहां 2 नंबर का प्रचार हो रहा था, कहां 2 नंबर। भारत को गर्व होता है इस बात पर कि भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। हमें भी गर्व होता, हम भी कहते कि देखो हमारा उद्योगपति कम से कम इतना अच्छा कारोबारी है, कारोबार करता है कि दुनिया के नंबर 1 पर है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पछाड़ दिया उसने। क्या है बिग जॉस, क्या है दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट। दुनिया में हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है। केवल एक रिपोर्ट नहीं,
केवल एक रिपोर्ट ने, सोचिए अध्यक्ष महोदय, कहां दुनिया के दूसरे नंबर की और कहां दुनिया के किस नंबर पे कोई नहीं जानता आज कहां पर है। अध्यक्ष महोदय, मित्र की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त आता है। क्या बीजेपी ने अपने मित्र को छोड़ दिया? अपने मित्र को छोड़ दिया? अरे कम से कम इस इन्वेस्टमेंट मीट में तो आते मित्र। और अगर मित्र को छोड़ दिया तो हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं वो एक्सप्रेसवे से कैसे लखनऊ आएंगे? जो मॉडल आपने अपनाया, क्या आपका वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा? जो मॉडल, जिस मॉडल पे आपने उन उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाए, क्या उस मॉडल से आपका सड़क बन जाएगी? मुझे खुशी इस बात की, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता था कि अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे और जब कभी भी किसी एक्सप्रेसवे, किसी 4 लेन एक्सप्रेसवे का मैंने शिलान्यास से उद्घाटन किया होगा तो मैं यह जरूर कहता था, एक अमेरिका की कहावत बोलता था, मुझे अच्छा लगा। अभी रोड ट्रांसपोर्ट सरफेस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी वही कहा कि हम उत्तर प्रदेश की अमेरिका से बेहतर सड़कें बना देंगे या अमेरिका के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मैं ये बात कहता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बनाया। और मैंने कहा अध्यक्ष महोदय हमेशा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी। नेता सदन, शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने कहा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड, यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और आपका एक्सप्रेसवे कैसा बना है? पूरी गाड़ी अंदर चली गई, लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। अगर मुझे वीडियो मिल जाता वो, तो शायद दुनिया में देखने को मिलता कि असली शूटिंग ये होती है। और जो बात एक्सप्रेसवे की है, वो कैसे बनेगा? वो मॉडल क्या था? उस मॉडल पे क्या आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा? जो आपने टाइमलाइन दी है, जो आपने समय तय किया है, क्या वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा तब तक? जिस मॉडल पे आपने दिया है अपने मित्र उद्योगपति जी को, मुझे नहीं लगता कि वो बन पाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपसे, मेरा सुझाव है आप पर, दिल्ली की सरकार ने कई बार कहा मैंने नेता सदन को, मुझे लगता है दिल्ली वाले कम सुनते होंगे आपकी, और ये अगर बात मेरी गलत है तो आप बताओ कि दिल्ली वालों ने आपको किस एक्सप्रेसवे के लिए बजट दिया है। ये मौका है, आप अपना एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों को दे दो और कम से कम दिल्ली वालों से बजट लेकर के बनवा लो। नहीं, ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको आपने दिया उनके साथ आप खड़े ही नहीं हैं। मैं केवल एक्सप्रेसवे की बातें नहीं कर रहा हूं, जो समाजवादी सरकार में काम हुए थे, इनका पीडब्ल्यूडी का बजट पिछली बार का, अगर मैं करेक्ट हूं तो 27,470, माननीय लालजी वर्मा जी, यही था बजट इनका पीडब्ल्यूडी का, 27,470, और खर्च हुआ कितना? 7,570 खर्च किया केवल। पीडब्ल्यू सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, उसमें बजट हुआ 27,470, खर्च किया 7,570 केवल। 28%। मैं 30% मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिलेगी, ऐसे 34% का हमें जीडीपी का ग्रोथ रेट मिलेगी। और केवल समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाए थे टू डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी के लिए। अगर नोएडा में एलिवेटेड सड़क की जरूरत थी तो एलिवेटेड सड़कें बनी है। नोएडा को गाजियाबाद जोड़ने के लिए, नोएडा के अंदर ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए।
दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलिवेटेड सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। 6 साल में हमें बताए सरकार कि अगर कहीं इस तरह की एलिवेटेड सड़क बनाई हो तो बताएं। जिस समय वो बनी थी वो देश की इकलौती सड़क थी, सिंगल पेयर। नेता सदन, सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। और हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है। अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर बनाई हो तो बता दें, मैं बैठ गया। आज आप बोलो, वो कल बताएंगे। आप आपस में सब लोग नहीं, प्लीज नहीं। डेविड, यू आर नॉट लाउड। और केवल ये 2 सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरठ से करनाल 4 लेन सड़क समाजवादी सरकार की बनी है। मुजफ्फरनगर टू देवन टू सहारनपुर, मुरादाबाद टू संभल, अमरोहा से जो है बहुत कम बनी है। बरेली टू बदायूं, बरेली टू उत्तराखंड, जो जानती एनडी तिवारी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मैंने उनके नाम पर घोषणा की थी कि उनके नाम पर होगी पंडित नारायण दत्त तिवारी 4 लेन मार्ग। लखनऊ से मलियाबाद होकर के हरदोई से शाहजहांपुर 4 लेन, आपके सीतापुर से लखीमपुर 4 लेन, एटा से लेकर के करौली से लेकर के मैनपुरी, मैनपुरी से लेकर के आपके इटावा तक 4 लेन, आपके शुकाबाद से लेकर के आपके बेवर तक 4 लेन, आपके कन्नौज से लेकर के तिरवा से लेकर के बिधूना तक 4 लेन, छिबरामऊ से लेकर के सौरिक 4 लेन, आपकी बहराइच से सरावस्ती 4 लेन, आपके गोंडा से बलरामपुर आरसीसी की सड़क बनाई जिससे कभी टूटे नहीं अगले 30-40 साल, आपके रामनगर से वो गोंडा वाली 4 लेन सड़क, आपके देश की सबसे खराब सड़क मानी जाती थी कालपी टू हमीरपुर 4 लेन, उरई जालौन से लेकर के औरिया 4 लेन, आपके आजमगढ़ से मऊ 4 लेन, आजमगढ़ से जौनपुर, जौनपुर से इलाहाबाद 4 लेन, बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के भदोई 4 लेन, सोनभद्र से लेकर के बनारस 4 लेन। जब ये सड़कें बनती हैं तब खर्च होता है। अरे आपके पास तो डबल इंजन है, क्या दोनों इंजन टकरा रहे हैं एक दूसरे से? क्या आप क्यों नहीं डिजाइन कर पाए सड़क? आपको किसने रोका था? और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, 6 साल के अंदर अगर एक भी बजट यूपी बजट के हेड से आपने 4 लेन सड़क बताई हो तो बता दो हमें आप। वो कल बताएंगे अध्यक्ष महोदय, 6 साल में आप स्टेट बजट के हेड से बताओ ना, स्टेट बजट से हेड से। नहीं करो, आप भी शांत रहिए, मैं रोक रहा हूं ना। आप मैं इधर भी बोलिए नहीं प्लीज, वो जवाब आएगा सही तरीके से, आप बैठिए। नहीं जवाब आएगा, जवाब का मौका मिलेगा ना, फिर हमें मौका मिलेगा। तो अभी तो केवल डेवलपमेंट पे बात हो रही है और मैं बात एनएचआई की नहीं कर रहा हूं। अभी एनएचआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट बजट के 4 लेन हेड पे बात कर रहा हूं। और कुछ हो सकता है मेरे दिमाग में बात इस समय ना आ रही हो 4 लेन की, वो शायद एक भी नहीं बनाई। अगर एक भी बनाई हो तो बता देंगे स्टेट हेड से क्या बनाए स्टेट बजट के। एनएचआई से मैंने कहा कि देश में एक्सप्रेसवे के लिए बजट मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यूपी जिताता है, लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए बजट उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता है।
वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई थी, जिससे कि कम से कम हमारा मोबिलिटी फास्ट हो जाए। बिजली सप्लाई के लिए सरकार में जो पावर प्लांट बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादियों की देन है। एटा में जवारपुर समाजवादियों की देन है। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो बन करके तैयार हो जाएगा, 2000 मेगावाट के लगभग बिजली मिलेगी। ललितपुर में एमओयू बहुजन समाज पार्टी की सरकार का था, लेकिन बहुत सारे एनओसी नहीं मिले थे उसमें। अगर उस प्रोजेक्ट को 2000 मेगावाट को किसी ने आगे बढ़ाया तो समाजवादी लोगों ने आगे बढ़ाया। आपका चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे प्राइवेट प्लांट हो, चाहे एनटीपीसी का हो, समाजवादी सरकार में आगे बढ़ी, अनपारा का बढ़ा। तो आज जो बिजली बन रही है वो समाजवादियों की देन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कौन सा नया प्लांट इन्होंने अपने कार्यकाल में शिलान्यास से कर करके उद्घाटन कर दिया हो। कोई उद्घाटन किया हो तो बताए, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे स्टेट को ग्रोथ पे ले जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर समाजवादियों की देन है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग आप देखते होंगे, बहुत ऐतिहासिक शानदार बनी। जो डायल 100 बनाया गया था रिस्पांस सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम था। और मैंने पहले जब भाषण दिया था उस समय ही मैंने कहा कि जिस तरीके से दुनिया में दूसरे देश अपनी पुलिस को इक्विप्ड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, उस तरीके से पुलिस को इक्विप्ड किया, डायल 100 डिजाइन किया। और उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको विदेश भेजा, जिससे कि सीख करके आए कि आखिरकार वैसे काम कैसे करते हैं। वो सीख करके आए और डिजाइन किया। उसके बाद यूपी को वन ऑफ द बेस्ट डायल 100 सिस्टम मिला। इस सरकार ने केवल ये किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा के सामने हूबहू सी दिखता हुआ फ्रंट एलिवेशन लोक भवन का है। मुझे याद है उस समय जो माननीय गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम एनेक्सीज या सचिवालय या उस तरह के नाम वो दूसरे तरह के नाम है, कोई दूसरा नाम रखा जाए। मुझे खुशी इस बात की कि देश के सबसे बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से मैंने नाम पूछा, उन्होंने लोक भवन बताया और लोक भवन नाम उसका रखा गया, वो जो सामने जहां मुख्यमंत्री जी बैठे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं पूछा और न मैंने जानना चाहा, क्योंकि उस स्थान पे तो जनता बैठाती है। वो बिल्डिंग कैसी बनी है, जो उस हॉल में आता होगा, और ये मुख्यमंत्री के लिए है, कोई मेरे लिए नहीं है ना किसी और के लिए। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए है वो, कि अगर मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करना चाहे तो वो कार्यक्रम कर सकता है। ऑडिटोरियम में कोई प्रेजेंटेशन करना चाहे, देखना चाहे, वो कर सकता है। आपके पास दूसरी जगह नहीं थी कि अगर आप शोकेस करें कोई बड़ा इवेंट, आपको वैसा ऑडिटोरियम सरकार का मिल जाए। उसके बराबर का अगर कोई ऑडिटोरियम है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लोहिया यूनिवर्सिटी में बनाया, वो भी नेताजी ने बनवाया था। और ये लोक भवन वाला, और मैं तो कहता हूं नेता सदन को, हम तो 4 साल आने नहीं है, आपके ये बदला बदली हो सकती है, हम तो आने ही नहीं है। मान लीजिए 4 साल, 27 में चुनाव होगा, कम से कम JPNIC का ऑडिटोरियम तो बना देते। जैसे और जगह आपने अपनी पटिया लगा ली है, नाम लिखवा लिया है, उसमें भी नाम लिखा लो, क्योंकि वो ऑडिटोरियम अगर बनकर के तैयार हो जाता समय से, तो मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, वो विज्ञान भवन से ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज या ऑडिटोरियम आपके उत्तर प्रदेश के पास होता। अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट मीट करते तो लगता उनको भी, जो इन्वेस्टर्स आते, कि क्या जगह पर बैठे हैं वो लोग। और मुझे याद है बनारस में एक रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था। वो 1200 कैपेसिटी का है, उसका न जाने कितना प्रचार किया गया। ये जो JPNIC का ऑडिटोरियम है,
उसमें गाड़ी पार्किंग 1200 है, तो समझ लीजिए ऑडिटोरियम कितना बड़ा होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा वहां लगाई है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अकेले मत खड़ा करो उन्हें। उनके नाम पर उसी जगह पर शिलान्यास की हुई यूनिवर्सिटी आप 6 साल में नहीं बना पाए। और कहां चल रही है वो यूनिवर्सिटी? नेता सदन 9th फ्लोर पे जाइए, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में चल रही है 9th फ्लोर में। बताइए 6 साल में आप एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। और अध्यक्ष महोदय, नेता सदन को अपनी यूनिवर्सिटी बनानी थी, क्यों खुद चांसलर बनना था, वो 1 साल में बन गई। तो सरकार की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? और फिर जिन यूनिवर्सिटियों, लोक भवन तो अच्छा ही लगता होगा, मैं तो टेबल को देखता हूं तो लगता है कि भाई समाजवादियों की खरीदी हुई टेबल पे आप दस्तखत कर रहे हैं। वो बात बाद में आएगी, अभी नहीं। तो सरकार क्या, मैं जानता हूं सरकारें, मैंने नेता सदन का भाषण सुना था कि हम सबका कुछ ना कुछ योगदान है। तो स्वीकार करें कि पूरे देश में, अब तो और भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं ऑफिसेस, लेकिन पूरे देश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री का अगर कहीं होता ऑफिस का काम करने के लिए, कोई मुख्यमंत्री होता तो आपका उत्तर प्रदेश का होता। हालांकि पेड़ पौधों से आपको कोई बहुत रुचि नहीं है, आपको गमलों से रुचि है। गमले लगाए, सूख गए, चोरी हो गए, पता लगा करोड़ों के गमले चोरी हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई गमलों जिन्होंने चोरी की। कम से कम समाजवादियों जैसा काम करते। जब आप मुख्यमंत्री आवास में पेड़ देखते होंगे फ्लावरिंग करते हुए, आप नाम नहीं जानते उन पेड़ों का। मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, नेता सदन उन पेड़ों का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको रुचि कम है पेड़ से। एक एक पेड़ पसंद कर करके लगाया गया। और अगर आप गवर्नर हाउस के थोड़ा सा घूम जाएंगे, आप जो आजकल फ्लावरिंग कर रहे हैं पेड़, जो पर फ्लावरिंग आ रही है, वो टबोबिया का पेड़ है। और जो आपके यहां पिंक और येलो कभी कभी फ्लावर करता होगा पेड़, जो पत्तियां हट जाती हैं, वो क्रोसिया का पेड़ है। तो समाजवादी लोग कम से कम पेड़ पौधों से लेकर के जो लगाया वो आज भी फ्लावर कर रहा है, लेकिन इनके गमले सब सूख गए। हालांकि जो जनेश्वर में पार्क बना है, लोहिया पार्क बना है, हमें उम्मीद है कि ये सरकार भी कोई ना कोई पार्क बनाएगी। नहीं पार्क बनाए तो किसी का नाम ही बदल दे। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, कुकरेल नाले पर रिवर फ्रंट बनेगा। नाले पर रिवर फ्रंट कहां बनता है? नाले का तो पानी साफ किया जाता है। और नहीं अध्यक्ष महोदय, नेता सदन वो पुरानी अपनी प्रेस नोट निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं। और जो दुर्दशा है जनेश्वर पार्क या और की, वो तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आपने पेड़ कटवाए, लगवाए नहीं। और ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार है, आपको पेड़ नहीं काटने पड़ते। कैंटोनमेंट की दोनों सड़कें जो आप छिपा रहे थे, आप कुछ छिपा रहे थे होर्डिंग से, ओडीओपी की होर्डिंग से, कभी कुछ और लगा करके जो आप पीछे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे, अर्जुनगंज होकर के जो सड़क जाती है इन्वेस्टर मीट के लिए। अध्यक्ष मुझे याद है, इस सड़क को 6 लेन विद साइकिल ट्रैक बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री से पूरे मिनट्स तक तैयार हो गए थे। जो कुछ अधिकारियों के बीच में लैंड इधर से उधर जो एक दूसरे को ट्रांसफर करनी थी, उसका ही फैसला हो गया था। लेकिन जैसी सरकार चली गई, आज तक चौड़ी नहीं हो पाई। और शायद अगर पुराना काम देखा होता और आगे बढ़ाया होता तो आपको कुछ छिपाना नहीं पड़ता होर्डिंग से। ना आपकी ये कमांड वाली सड़क बन पाई, ना आपकी अर्जुनगंज वाली बन पाई। इसलिए जितने भी वीआईपी आए उनको आपने छिपा दिया, होर्डिंग से पीछे की चीजें छिपा दी, क्योंकि पीछे कुछ था ही नहीं। अगर पीछे कुछ होता तो शायद इन्हें होर्डिंग न लगानी पड़ती।
बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के दावे हो रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज के दावे ऐसे हो रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर हो गया है, उसमें स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं बची है। और दुख होता है जब अखबारों में तस्वीरें छपती हैं कि आज इस अस्पताल से मरीज लौटा दिया गया, आज यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली, या आज यहाँ पर गंदगी थी, बिजली नहीं है, टॉर्च में इलाज चल रहा है, डॉक्टर नहीं था, नर्स नहीं था, वार्ड बॉय ने इंजेक्शन लगा दिया। ऐसी तमाम खबरें जो अखबारों में देखने को मिलती हैं। कोई पिता अपने परिवार के सदस्य को, पुत्र को कैसे ले जा रहा है, कोई अपनी बूढ़ी माँ को किस में रख करके ला रहा है। आखिरकार स्वास्थ्य का क्या कर दिया इस सरकार ने? लखनऊ की ओपीडी बता देना आपकी उपलब्धि नहीं हो सकती, और ये सरकारी उपलब्धि बताइए आपने सरकार के मेडिकल कॉलेजेस से अस्पताल की। अगर इतनी है आपकी ओपीडी यहां पर, तो सोचिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी ओपीडी कितनी होगी। और मुझे तो लगता है अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से पीपीपी पर ये मेडिकल कॉलेजेस देने जा रहे हैं, इस सरकार की नियत और मंशा यही है कि स्वास्थ्य विभाग सरकार के हाथ में न रहे, ये प्राइवेट हाथों में चला जाए। अगर स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो गरीब इलाज कहां कराएगा? जो एम्बुलेंस चलाई गई थी 108, 102, और जो बहुत मेडिकल चीजों से इक्विप्ड एम्बुलेंसेस थी, आखिरकार समय पे क्यों नहीं पहुंच रही हैं? आप फोन करते रहिए, एम्बुलेंस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। कई मरीज दम तोड़ देते हैं अस्पताल पहुंचने से पहले। अगर सरकारी, चाहे लोहिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे बलरामपुर हो, इसकी ओपीडी तो आपको पता है। लेकिन कभी प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स की ओपीडी देखोगे तो आपको दुख होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का, खासकर ईस्टर्न यूपी का पूरा मरीज भागता चला रहा है लखनऊ की तरफ। और कई बार हमने देखा है, हम लोगों ने खुद सिफारिश की है, कहते हैं पीजीआई में बेड दिलवा दो, और पीजीआई में अगर बेड नहीं मिलता तो मेदांता में दिलवा दो। क्या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो पाएगा? प्राइवेट लोग सरकार से डरते हैं। ये मेदांता हॉस्पिटल जो आप लखनऊ में प्राइवेट देख रहे हैं, आप अगर किसी की देन है तो वो नेताजी और समाजवादी सरकार की देन है, किसी और की देन नहीं है। अगर नेताजी जमीन न दिलवाते, और जो आपको टाउनशिप दिखाई दे रही है, हाईटेक सिटी दिखाई दे रही है, वो नेताजी की देन है। ये जो आपको टाउनशिप बड़ी वाली दिखाई दे रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जिसको आसपास आप दिखा रहे थे कि लैंड बैंक है हमारे पास, ये कुछ है, ये हाईटेक सिटी का कॉन्सेप्ट, हाईटेक सिटी की प्लानिंग अगर किसी के समय आई है तो वो नेताजी के टाइम पर आई थी। वही आपको दिखाई दे रही, वहीं पर मेदांता है। बगल में लुलु मॉल, नेता सदन गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे, और प्रदेश को अच्छा लगता अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में होता। आप स्टीयरिंग पे नहीं थे, आप बगल में थे। लुलु मॉल वो समाजवादियों की देन थी, उसकी वजह से लुलु मॉल लखनऊ में दिखाई दे रहा है। प्रदेश का स्टीयरिंग था ना क्या? एक मॉल बना। अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष मैं सुन नहीं पाया? प्रदेश का पूरा स्टीयरिंग को संभाल रहे हैं। नहीं, मैंने अध्यक्ष महोदय गलत नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि बगल में ना बैठे होते और स्टीयरिंग खुद रखे होते हाथ में, तभी तो इनको इकोनॉमिक एडवाइजर बता रहा है कि 34% ग्रोथ रेट हो जाएगी, और डिलॉयट हायर करना पड़ रहा है आपको, 200 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, 200 करोड़ नहीं देने पड़ते। लुलु मॉल, और आपके यहाँ का भी अध्यक्ष महोदय नवीन मार्केट, मैं चाहता था पार्किंग से लेकर के सुंदर बन जाए, अच्छा बन जाए, कम से कम लोग आए, कुछ समय गुजारें, शॉपिंग करने में आसानी हो, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अर्बन सेंटर्स भी बने। समाजवादियों की कोशिश थी कि अर्बन सेंटर बने। और कई बार ये बात होती है कि सरकार अच्छी चीज नहीं बना सकती, सरकार की चीज ऐसे ही चलती, काम चलाऊ बनती है। इसलिए उस चैलेंज को अध्यक्ष महोदय मैंने स्वीकार किया, और लखनऊ को जो आवास विकास के बजट से
सरकार के बजट से मैंने एक मॉल बनवाया था, जो आज प्लस ये मॉल हो गया। मैं तो कहता हूं ये माननीय सदस्य शायद कोई छूट गया हो जो उस मॉल में ना गया हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे हमारे विपक्ष के साथी हों। आज भी आसपास के शहरों में और दिल्ली तक से बेहतर मॉल अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वही जो समाजवादियों ने केवल बनाया था। आपने तो केवल एक काम किया, उसको बेच दिया। नेता सदन को पता लगा, बिका कि नहीं पता मुझे नहीं पता, क्योंकि नेता सदन के जिस माननीय सदस्य से संबंध अच्छे हैं उसने एक पत्र लिखा था, उसकी जांच कभी नहीं हुई। नेता सदन को पता होगा। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन के सबसे प्रिय माननीय सदस्य, उन्होंने खिलाफ चिट्ठी लिखी कि मॉल गड़बड़ बिक गया है, ये नहीं बिकना चाहिए था। क्या ये बात सच है कि नहीं है नेता सदन? और वो मॉल में मैं तो कहूंगा अगर लुलु मॉल दिख के आए नेता सदन, मैं कहूंगा नेता सदन से जो मॉल बिक गया है, अब आपका सरकार का नहीं बचा है, उस मॉल को भी कभी देख करके आइए। और जब देख करके आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जिसने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया होगा, जिसने इसमें आर्किटेक्ट को सेलेक्ट किया होगा, जिसने इसमें प्लानिंग की होगी, उस व्यक्ति में जरूर थोड़ी बहुत बुद्धि रही होगी। और अगर आपने उस मॉल को नहीं देखा तो नेता सदन आपने दुनिया का कुछ नहीं देखा। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप चले जाते तो हम लोग भी खुश होते और कम से कम रास्ता खोल देते कि हमारा एक मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंच गया तो हमें भी मौका मिल जाता, हम भी पहुंच जाते वहां कभी। लेकिन आप ही नहीं जा पाए। ये अखबारों में मैंने पढ़ा था कि आपको जाना था। और मैं अध्यक्ष महोदय यकीन से कह सकता हूं कि अगर नेता सदन भी दावोस पहुंच गए होते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, तो ये जो 34 लाख का आपको आंकड़ा दिखाना पड़ रहा है, ये 34 लाख आंकड़ा नहीं होता, ये हो सकता 50 लाख करोड़ का पहुंच जाता। आप नहीं जा पाए, हमारे उत्तर प्रदेश को घाटा हो गया। कितना बड़ा घाटा हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप जरूर जाएंगे। और हेल्थ का बजट था 44,387। ये क्या वजह है कि बजट तो ऐसा दिखाते हैं आप कि ये बजट है और खर्च कितना हुआ है? 21,000। आधा नहीं खर्च कर पाया आप बजट। तभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री परेशान होते हैं। क्यों छापा मारते हो? छापा मारिए वित्त मंत्री के यहां पर। अध्यक्ष महोदय, छापा मारे अस्पतालों में, पैसा रखा वित्त मंत्री पर, क्या छापा मारते हो आप? ये लगता आप सही जगह छापा नहीं मार पा रहे हो। क्यों छापा मारते हो? और मुझे अच्छा लगा, हालांकि मैंने गवर्नर स्पीच पे वो बात कही थी, फिर मैं कहता हूं, एक तस्वीर मैंने रसूलाबाद की लगा दी। हमारे डिप्टी सीएम ने इतनी जल्दी साफ करा दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सब स्टाफ, दवाई, सब कुछ पहुंच गया। मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो लिफ्ट समाजवादियों ने लगवाई थी वो आज भी नहीं चालू है। कम से कम लिफ्ट तो चालू करवा दो। एक जगह की है, लेकिन बुराई आपकी इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपको बजट ही नहीं दे रही है। अगर 44,000 का बजट है और आपको 21,000 देने, तो ये आपकी गलती नहीं है। आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। तभी आपका मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा। और फिर क्यों बनेगा मेडिकल कॉलेज? जो आप सपना देख रहे हो कि मेडिकल कॉलेज चल जाए, 45, 54, 50 हर डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, पीपीपी हो जाए। जब वित्त मंत्री जी अपने मेडिकल कॉलेज में नहीं बजट दे रहे हैं। मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर पढ़ता हूं मैं। स्वीकृत पद 21, कार्यरत हैं 9 जो प्रोफेसर्स के हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 31 पद, 6 पद केवल हैं वहां पर अभी नौकरी कर रहे हैं। एडिशनल प्रोफेसर 53 जो अभी 30 हैं केवल वहां पर। सीनियर रेजिडेंट 36।
जिसकी स्वीकृत पद हैं, और 18 ही आपने किया है कुछ। इसी तरह जूनियर रेजिडेंट, तो ये तो एक जगह का है, एक मेडिकल कॉलेज का है। और अगर 45 मेडिकल कॉलेज का निकलवाएंगे तो आज जगह ही जगह है वहां पर। क्यों रोक रहे हो आप? क्यों नहीं बजट दे रहे? क्यों नहीं पदों को भर रहे हैं आप? यही हालत आजमगढ़ की होगी, यही हालत अंबेडकर नगर की होगी, यही हालत केजीएमयू की है। पीजीआई का छोड़ के जा रहे हैं आपके। अगर आपको कंपटीशन करना है, अपने प्रोफेसर्स को रोकना है, अच्छे डॉक्टर्स को रोकना है, तो बजट आप खाली ले जा रहे हैं। आप बजट बढ़ाइए, जो सुविधाएं दी हो पुरानी सरकार ने उससे बेहतर सुविधाएं दीजिए। कैंसर मेडिकल इंस्टीट्यूट शिलान्यास किया, बन करके तैयार हो गई, सरकार ने नाम बदल दिया, कोई हमें दिक्कत नहीं उससे। आप बजट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप वहां जो हालत है, अभी तक 6 साल में कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं है अध्यक्ष महोदय, कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं वहां पर। 121 फैकल्टी है सैंक्शन, 121 फैकल्टी सैंक्शन है, बताओ है कितनी वहां पर? और मैंने अभी एक सवाल पूछा था कि 93 पोस्ट रिसेंटली एडवर्टाइज हुई, फिर कैंसिल हो गया विज्ञापन। क्या मानक के साथ है कि नहीं है? जो नई मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल बनी है, कम से कम डिप्टी सीएम ये देख लेना, आप छापा मारते रहें, अधिकारी एनएमसी के मानक को दूर कर दें। इसलिए कम से कम मानक जो हो वो हो उसके अंदर। क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं वहां पर? 6 पे कमीशन तक नहीं लागू कर पा रहे हैं आप। वहां डॉक्टर्स रहेंगे कहां? वर्कफोर्स है ही नहीं उसमें, मेंटेनेंस का कोई इंतजाम नहीं वहां पर। आप जो डॉक्टर्स आएंगे वो रुकेंगे कहां? अगर मरीज आए तो वो रुके कहां? और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां जाने का नहीं है। इसीलिए कम से कम बजट दिया जाए। और अगर बजट खर्च नहीं होगा तो आखिरकार उत्तर प्रदेश को 36 जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट ये होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास रेवेन्यू ही नहीं आ रहा हो, कलेक्शन ही ना हो, आप केवल फिगर्स दिखा रहे हो जनता को। जो फिगर्स दिखा रहे हैं आप, केवल दिखाई ही हो फिगर्स। फिर आपका जो संकल्प पत्र है, आप संकल्प पत्र को पॉलिसी में क्यों नहीं ला रहे हैं आप? तो ये संकल्प पत्र किस लिए था? अगर ये संकल्प पत्र था आपका तो विभाग वाइज बजट दिखाई देता, और जिसमें 1000 करोड़ आप दे रहे हैं आलू टमाटर प्याज के लिए, लहसुन भी जोड़ दीजिए इसमें, बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि कई हिस्सों में लहसुन भी बहुत खरीदा जाता है। इसलिए उम्मीद करता हूं मैं, जो आप 1000 करोड़ का आप बता रहे हैं कि बजट रखा जाएगा इन फसलों को खरीदने के लिए, इनके लिए क्या करेंगे आप? 10 लाख रोजगार, स्वरोजगार। और जब डाटा सेंटर आप बनाएं, डेटा सेंटर बनेगा, कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। इस बजट में है? नहीं। चुनाव तो इसी वर्ष है कि अगली वर्ष है चुनाव? तो अगले वर्ष होगा अध्यक्ष महोदय। और काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो बनेगी। 6 साल में तो नहीं बनी। ये आपका संकल्प पत्र है, ये मेरा पत्र नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। अगर आप बजट दे रहे हैं तो काशी के लिए हर बार बजट देते हैं, गोरखपुर के लिए हर बार बजट देते हैं आप, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज, इसके लिए मेट्रो कब बनेगी? लैपटॉप भूल जाइए, केवल स्मार्टफोन मिलेंगे, टैबलेट भूल जाइए आप। क्या टैबलेट के लिए बजट है? तो बजट आपके पास है और बजट आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो संकल्प पत्र में आपने घोषणाएं की हैं उसके लिए शामिल कर लें। आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ डाउन जा रही है, इंडस्ट्री में आप डाउन जा रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर में डाउन जाएंगे और इंडस्ट्री में डाउन जाएंगे
तो कैसे उम्मीद करेंगे कि आपको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप हासिल कर लेंगे? आपने शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान नहीं किया। समाधान शिक्षा मित्रों का अभी तक नहीं हो पाया है। सुना था कि लाखों लोग बुलाए गए थे और कहा गया था कि नारे लगाए जाएंगे तभी उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन नारे लगा करके वापस चले गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी जिस सवाल को उठा रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था भर्ती को लेकर के, क्योंकि सरकार ये जीरो टॉलरेंस की बात करती है। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। भर्ती हुई सब इंस्पेक्टर की, टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया जिन लोगों ने इसमें करप्शन किया है? एक एक सवाल, 100 सवाल इतनी आसानी से सॉल्व कर दिए और पकड़े गए। न जाने कितने लोग जेल जा चुके हैं। माननीय सर, कितने लोग जेल जा चुके हैं? 70 से ज्यादा अध्यक्ष महोदय जेल जा चुके हैं। अगर आप भर्ती में ही जीरो टॉलरेंस नहीं दिखा रहे हैं तो एक तो जीरो टॉलरेंस करप्शन वाला आपका कहां गया, और फिर जो भर्ती पा जाएंगे उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जीरो टॉलरेंस कैसे देखेंगे आप? एक अभ्यर्थी जेल में था, वो पास हो गया, यही जीरो टॉलरेंस है आपकी करप्शन के लिए। इसमें ये ऐसा भी केस है माननीय सदस्य, माननीय ओम प्रकाश जी, ऐसा भी केस है कि जेल में था एक अभ्यर्थी, वो जेल से पास हो गया। लोग धरने पे रहे, जाने कितने महीने धरने पे बैठे रहे, लेकिन यही जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और एक भर्ती में घोटाला नहीं, न जाने कितनी भर्तियों में घोटाला है। और 69,000 वाले बच्चे न जाने कितने दिनों से धरना दे दे करके पीछे चले गए। कितना धरना दिया उन्होंने और चले गए वापस। उनको कोई सुनने वाला नहीं है। सुनवाई तभी होगी जब जाति जनगणना होगी, उससे पहले नहीं सुनवाई होगी, नहीं सुनवाई होगी उससे पहले। अध्यक्ष महोदय, वो बात मैं फिर रिपीट करूं, क्योंकि जितने भी हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं और उस तरफ भी जो होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के अध्यक्ष महोदय सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। और जो इक्वलिटी की बात है, इक्वलिटी की बात है, जिस पैरामीटर में आप नीति आयोग भी कह रहा है कि आप नीचे जा रहे हैं, अगर जेंडर इक्वलिटी और इक्वलिटी समाज में तभी संभव है जब जाति की गिनती हो जाए और उनको भी बराबर का हक और सम्मान मिल जाए। मुझे याद है समाजवादी सरकार में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी जाती थी। 50 लाख 55 लाख तक हो गई थी, और उस समय फैसला यह लिया गया था कि आबादी में जितने उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। कुछ लोग जो आबादी के हिसाब से न मिले वो हाई कोर्ट भी गए थे। जब हाई कोर्ट में हार गए तो माने सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में भी हारे। और जो व्यवस्था समाजवादी सरकार ने उस समय समाजवादी पेंशन में की थी कि हर जाति के हिसाब से उनको दिया जाए, वो दे करके दिखाया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इससे अच्छी स्कीम गरीब महिलाओं के लिए कोई नहीं हो सकती। और 36 जातियों को उनको आबादी के हिसाब से सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं थी, जिसमें बहुत सारे समाज के लोग थे जो गिनती में नहीं आते, उनको जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने। और मैं आज भी कहता हूं तो फ्लोर ऑफ हाउस, हम लोग सरकार से लड़ेंगे जाति जनगणना के लिए, और हम अपने साथियों से भी कहेंगे जो विपक्ष में हमारे साथ हैं, कभी सत्ता में साथ हैं, कि वो भी आए जाति जनगणना में कम से कम साथ दें। अध्यक्ष महोदय,
नेता सदन ने एक अखबार की, मुझे नहीं पता कि वो सच्चाई क्या है उसकी, और कहा, हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम थे, 86 थे, 46 में 56। अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग हुआ था नेता सदन से। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की कोई कटिंग लाई और यही मैं मान लेता हूं कि विशेष जाति, लेकिन क्योंकि सदन में उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होती है जो बाहर होती है, जो बाहर कहा गया वो दूसरी बात थी, वो हमारे सदस्य इस तरफ के भी जानते हैं, उस तरफ के भी जानते हैं, और जो लॉबी में बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, और पूरा प्रदेश जानता है इस बात को, क्या उंगली उठाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उम्मीद की थी कि नेता सदन की तरफ से वो टेबल कर देते सूची, लेकिन अध्यक्ष महोदय अभी तक टेबल नहीं की गई है सूची, और अगर टेबल हो जाए सूची तो कम से कम ये सदन और पूरा प्रदेश जान ले कि आखिरकार क्या उस समय किया गया था, जो एसडीएम की भर्ती में कौन कितनी बिरादरी के थे। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी के हिसाब से है, हालांकि जातियां आप नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ सकता हूं। कोई जरूरी ना हो तो ना पढ़िए। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, आवश्यक नहीं हो तो मत पढ़िए। नहीं, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आरोप लगता है, और क्योंकि उन्होंने अपनी बात को सच करने के लिए, साबित करने के लिए, हमारे विपक्ष के साथी, सत्ता में मानूं विपक्ष में मानूं आपको, विपक्ष में, अभी खड़ा होऊंगा तो बताऊंगा कि सत्ता में हूं कि विपक्ष में। 2011 में ये हमारे जो माननीय सदस्य हैं ये घूमते रहते हैं, हमारा बहुत पुराना कभी साथ था एक जमाने में, शुरुआती दौर में भी हमारे साथ था, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में भी थे। 2011 में जिसका आरोप लगा था, सदन में जो प्रेस नोट पढ़ी गई थी, नेता सदन अगर रखना चाहें, आप टेबल करना चाहें तो मैं क्यों पढ़ूं? आगे बढ़िए, पढ़ दीजिए। आगे बढ़िए। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ। 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है। आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता, नेता सदन जानते हैं। आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के। वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता हो गया हो। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, एक 7 थे और एक 3 थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है, कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है, यही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का सपना था, यही नेताजी का सपना था और संघर्ष था।
और यही सबका साथ सबका विकास है, यही राम राज्य, यही समाजवाद है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछड़ों को अपमानित करने के लिए जनगणना कराई थी कि क्लास 3, क्लास 4 में कितने कर्मचारी हैं। मैं उस समय सदन में नहीं था, हमारे विपक्ष के लोग जानते होंगे। और अध्यक्ष जी, सरकार के पास वो रिपोर्ट है। जिस तरह से और प्रदेशों में हो रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर गणना हो रही, जाति जनगणना हो रही, हर स्तर पे हो रही है, तो ये सरकार उस आंकड़े से भागती क्यों है? उस आंकड़े को सामने रखे। और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं, तो आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं हैं? आप आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्यों नहीं हैं? अगर आप अध्यक्ष महोदय, सरकार जाति जनगणना के खिलाफ है कि जातिवादी फैला रही व्यवस्था, तो आउटसोर्स व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए और हमारी सरकारी संस्थाओं की भी प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। यह समाजवादियों का हमारा पक्ष है। और मैं माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ दी, और उन्होंने पंक्तियां ऐसी पढ़ी कि नेता सदन भी कुछ पंक्तियां ले आए। हालांकि हम लोग कवि नहीं हैं, लेकिन जब बजट में देखते हैं कि इतनी तुकबंदी है, इतने बड़े बजट में कम से कम जिस तरह आपने डिलॉयट हायर किया है, थोड़ा खर्चा कर देते, अच्छी लाइनें मिल जाती हैं आपको। क्या तुकबंदी वाली लाइनें लाए आप? और नेता सदन ने वो पढ़ी कुछ लाइनें, जिस पन्ने पर उन्होंने पढ़ा, एक पन्ना पहले क्यों नहीं पढ़ा आपने? हमें पढ़ाई बाद की क्यों करा रहे हो आप? इसी किताब से लिया होगा आपने। हमें आगे की पढ़ाई करा रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा था जिस समय, अध्यक्ष महोदय, वो हम ही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। और मैं पूजा पाठ के लिए जा रहा था, किसी संत के बुलाने पे जा रहा था। मैं किसी संत के बुलाने पर गया था, मैं अपने आप पूजा के लिए नहीं गया था। वहां से जानबूझ करके, साजिश करके, रणनीति बना करके मेरा विरोध हुआ। गोमती के किनारे जब मैं पूजा के लिए एक संत के माध्यम से बुलाया गया, मैं गया। संत अपने स्थान पे ले जाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोग वहां पहुंच गए और काला झंडा दिखाया। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में आओ तो काले झंडे से मत घबराओ, विरोध से। और मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था नेता सदन आपको। कोई अगर काला झंडा दिखाता था मुझे, या जानकारी होती थी, आप पता कर लेना वो अधिकारी आपके साथ भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। कोई नए अधिकारी भर्ती नहीं हो गए। मैं उनको बुलाता था, मैं कहता था समस्या क्या है ये बताओ आपको। आप जैसे मुकदमे नहीं लगाते। और आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रणनीति बना करके आपने काले झंडे लेकर के पहुंचाए, कहा कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, आज पूजा पाठ और संत से मिल करके जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हवन करोगे तो आपको धोती पहननी पड़ेगी। मैंने कहा धोती नहीं लाया हूं, मैं धोती नहीं पहनूंगा, केवल संत से मिलूंगा मैं और परिक्रमा कर करके चला जाऊंगा मैं। जब मैं गया, परिक्रमा कर ली, परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे थे। मैंने कहा अगर परिक्रमा पे अगर चल दिया हूं तो परिक्रमा होगी, और मैंने किया। उसके बाद में एक झोपड़ी जो बनी थी उस स्थान पे गया, तो बहुत सारे करीब लोग भारतीय जनता पार्टी के और जहर उगलने वाले लोग हमें वहां दिखाई दिए। तो आपने एक पन्ना आगे पढ़ दिया।
हालांकि अगर जहां आपने पढ़ा उसके अगर और आगे पढ़ते तो शायद हमारी वाली बात आ जाती, लेकिन वो बात आपने नहीं की, क्योंकि आप उतना ही करेंगे जो आपको सूट करेगा। आप वो नहीं कहोगे जो हम लोगों को सूट करेगा। इसलिए आपने अपने हिसाब से पढ़ा, मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूं, जो किताब में है वो पढ़ रहा हूं और अपना हिसाब नहीं सोच रहा हूं मैं इसमें। और अगर अपना हिसाब सोचता तो मैं कई और जगह भी है वो पढ़ता। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है रे राजपुत्र है, वो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस में हाथापाई में किस कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला। जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। अध्यक्ष महोदय हो गया अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता है। चलिए, इन्होंने अभी तक 6 साल में 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कहा। लगता मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आखिरी जो असली है अध्यक्ष महोदय, शांति। अध्यक्ष महोदय, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। वो ऊपर वाली तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने पीछे पढ़ा था, आपने बाद में पढ़ा था। 16वें में क्या है और 15वें में क्या था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5 लाख साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है, आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले
एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसमें तो नहीं पढ़ना पड़ रहा ना मुझे, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट कहने में, गैलीलियो, उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है, और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश, तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता, और किसी भी कभी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो? बताओ, आप शूद्र हो कि नहीं हो? अरे आप कहाँ खड़े हो गए? आपकी बारी आएगी तो बोलो। हाँ, अरे आपकी बारी आएगी तो, अभी तो आपने बोला ना आपकी बारी आएगी तो बोलोगे। ये हंसी बता रही है कि तो हम साथ देने वाले हो, ये मुस्कुराहट बता रही है। किसी प्रेशर को मत मानना, इसीलिए जाति चाहते हैं। और हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान, क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए। और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएं, मीनिंग बताएंगे आप? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं जो है सो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने लैपटॉप बांटे इस स्टेट में, लैपटॉप, मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था। आप कहते हो लैपटॉप में करप्शन हुआ है? अगर एक भी बता दे इसमें से, नेता सदन बताएं करप्शन क्या हुआ, लंबा हुआ है या छोटा हुआ? क्या आप बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है, और जब प्लेन उतारना पड़ा हरक्यूलिस, तो उसी एक्सप्रेसवे पे जो समाजवादियों ने डिजाइन किया था, जानते हो हरक्यूलिस कौन सा हवाई जहाज है? घोटाला। हरक्यूलिस नहीं जानते ये कौन है? किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया वो हाईवे? कौन डिजाइन किया हाईवे? आप डिजाइन किया हाईवे? अनिल बैठो, बैठिए। अरे पहले बोलना तो सीख लो, भो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे बैठिए आप, नहीं आप माने नेता, इधर भी आप लोग शांत रहो। अभी पानी की जरूरत नहीं है, पानी पी लो पहले खुद। जासुर राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अविस नरक अधिकारी। क्या गलत है इसमें? तो नहीं गलत पढ़ा, इसमें तो ठीक पढ़ा ना। आप तो रामचरितमानस को रिपीट कर रहे थे, आप इसको रिपीट कर दो आप। और वो जो पंक्तियां हैं उनको मैंने कहा था नेता सदन पढ़ के सुना दे। नेता सदन कहें वो किसी बात को बहस चल रही हो तो। इसलिए हमने पहले ही कहा कि हम लोग खिलाफ नहीं है। क्या है? जो गलत है वो गलत है। इसलिए इस प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं आप? दुनिया के दूसरे देश घूम करके आए आप, आए दुनिया के दूसरे देशों। मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जिन जिन देशों को देख करके आप आए हैं, क्या उन देशों में कहीं भी एक जगह आपको सड़कों पर छोटा जानवर घूम रहे दिखते हों? और ये सूची लंबी है। अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने और सरकार का बजट ठीक माने तो बजट अभी कम है। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो अभी 11 लाख से ऊपर छुट्टा जानवर है प्रदेश में, और 750 के लगभग बजट रखा है
अगर आवारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे अगर उसकी गिनती हो जाएगी तो ये न जाने कहां पहुंच जाएगी। तो क्या जो मरने वाले लोग हैं, जो जानवर की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है या खेत को बचाने के लिए किसान की जान जा रही है, उसके लिए मैंने मांग की थी कि 10 लाख रुपए उस परिवार की मदद हो और जो फसल को नुकसान हो उसकी भरपाई हो। और मैं उसकी पूरी सूची जो हमारे पास अभी हुई है, और मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मैं तो हासिल कर पाया हूं 2 दिन के अंदर 13 + 8 21 हो गए, और इसमें लंबी सूची है। इसको मैं टेबल करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कम से कम ये सरकार देखे और मैं लंबी सूची देकर के और आपको अपडेट कराऊंगा। ये फैजाबाद की है, आपकी सूची फैजाबाद की है, और ये दोनों रिपोर्ट्स, एक इंडिया टुडे की है और एक जो प्राइवेट संस्था जिसके आंकड़े मैंने बोला था वो रिपोर्ट है, मैं टेबल करूंगा अभी आपको। जब ये सरकार बजट ही नहीं खर्च कर पा रही है तो रोडवेज क्या ठीक होंगे, जहां पर करोड़ों लोग चलते हैं। शिक्षा व्यवस्था में अगर डीबीटी कर रहे हैं आप, तो क्या बच्चों को ड्रेस मिल गई, मोजे मिल गए, स्वेटर, जूते क्या मिल पा रहे हैं उनको? और किताबें तो अभी तो बहुत सी जगह पहुंची नहीं है। अमरोहा में गई थी, रद्दी में बिकवा था। ये पूरे प्रदेश का हाल है, कोई एक जगह का नहीं है, पूरे प्रदेश का हाल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में ना, लेकिन अब फिर भी नेता अध्यक्ष महोदय फिर भी वो आवश्यक नहीं है मान रहा है। कोई आवश्यक, बहुत बहुत बोलना आवश्यक हो तो बोलिए। इसलिए बहुत अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये केवल मैंने जो तस्वीर दिखाई थी एमओयू हवा हवा में है, एमओयू हवा हवा में है, और जो आप ग्रोथ रेट पाना चाहते $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो हवा हवा में। 6 साल जिसने ऐसे ही काट दिए हों, वो 4 साल में कैसे हमारे उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले पाएगी? और इस बजट ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसान और खासकर नौजवानों को निराश किया है। और जो बड़े बड़े मेले लगे हैं, इन मेलों में जो आए हुए उद्योगपति हैं, आपके बजट से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है एमएसएमई, जिसमें जान फूकनी थी, आप बड़े उद्योग ला रहे हैं, लेकिन एमएसएमई कितने बंद हो रहे हैं, उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये बजट दिशाहीन है, ये बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ नहीं ले जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नेता अपना दल बोल